अब जापान का खेल क्या एक बार फिर से 1980 की तरह बिगाड़ना चाह रहा है अमेरिका, और क्या इसका भारत पर भी असर पड़ेगा? भारत और जापान के बीच में ऐसी कौन सी बातचीत चल रही है जो भविष्य में ट्रंप रोकने की कोशिश कर सकते हैं? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। दुनिया में छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की रेस लग चुकी है। अमेरिका, चीन, जापान गठबंधन के साथ साथ रूस और भारत जैसे देश भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट बनाने की रेस में लगे हुए हैं। लेकिन छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की रेस में अगर कोई देश सबसे आगे है तो वो जापान है। जापान जी-कैप प्रोजेक्ट के तहत इटली और यूके के साथ मिलकर 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। जापान टेक्नोलॉजी के मामले में कितना एडवांस रहा है ये तो पूरी दुनिया जानती है, और अमेरिका भी इस हकीकत को समझता है। इसलिए अमेरिका ने 6th जनरेशन फाइटर जेट F-47 के लिए जापान के प्रोजेक्ट को खराब करने की कोशिश शुरू कर दी। अमेरिका का F-47 लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट उसकी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस यानी कि NGAD प्रोग्राम का हिस्सा है। लेकिन अब जापानी अखबार असाही शिंबुन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को फोन किया, जिसमें ट्रंप ने जापानी पीएम को अमेरिकी F-47 फाइटर जेट के फायदे गिनाए। डोनाल्ड ट्रंप ने जापानी प्रधानमंत्री को टेलीफोन पर अपनी मिडिल ईस्ट की यात्रा की कामयाबियों का बखान किया और साथ ही साथ F-47 खरीदने पर विचार करने के लिए कहा, जिसके बाद जापान के अधिकारी अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के फोन करने का मकसद क्या था। अधिकारियों का मानना है कि अमेरिका ने जापान को अपना F-47 नाम का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बेचने का ऑफर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या जापान इस पर ध्यान देगा। जापानी प्रधानमंत्री को फोन करने के बाद ट्रंप ने उनसे अपने मिडिल ईस्ट दौरे के बारे में बात करनी शुरू की, जो हैरान करने वाला था। लेकिन जापानी प्रधानमंत्री उस वक्त चौंके जब ट्रंप ने अचानक F-47 लड़ाकू विमान के बारे में बात करनी शुरू कर दी। अमेरिका F-47 नाम से छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहा है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट इसी साल मार्च में बोइंग को दिया गया है। ट्रंप ने जापानी प्रधानमंत्री से कहा कि F-47 में 47 एक अच्छा नंबर है। उन्होंने इशिबा से F-47 खरीदने पर सहमति जताने को कहा, जो डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत का एक अंदाज है। इसके बाद उन्होंने F-22 की भी खूब तारीफ करी, जिसे अमेरिका ने जापान को सिर्फ इसलिए नहीं बेचा क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत खास थी, जबकि जापान इसे F-22 को खरीदना चाहता था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जापानी प्रधानमंत्री के साथ F-55 लड़ाकू विमान के बारे में बात करनी शुरू कर दी। F-55 अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट का एडवांस वर्जन है, जिसमें 2 इंजन लगे हैं। ट्रंप ने इस दौरान इशिबा से पूछा कि क्या जापान अमेरिका में बने फाइटर जेट खरीदने में दिलचस्पी रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति F-47 के एक कम शक्तिशाली वर्जन को अपना खास सहयोगी को भेजने की बात कर रहे हैं। F-47 लड़ाकू विमान बनाने की योजना का घोषणा करते हुए प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा था कि हमारे सहयोगी लगातार फोन कर रहे हैं, वो एक F-47 खरीदना चाहते हैं। हम उन्हें लगभग 10% तक कम कर देते हैं, जो शायद समझ में आता है क्योंकि हो सकता है कि वे कभी हमारे सहयोगी न रहे, है ना। आपको बता दें कि फिलहाल जापान F-35 स्टील्थ फाइटर जेट ऑपरेट करता है और माना जा रहा है कि वो F-35 के ऑर्डर बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। इसके अलावा इशिबा ने अमेरिका में बने C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट प्लेन खरीदने में भी दिलचस्पी दिखाई। लेकिन अब जापान खुद जी-कैप नाम की छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट कर रहा है, तो फिर ट्रंप जबरदस्ती F-47 क्यों बेचना चाहते हैं। साल 2022 में यूके, जापान, इटली ने मिलकर अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी को एक साथ लाने का फैसला किया था ताकि वो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाला 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना सके। इसके बाद ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम गठबंधन बनाया गया। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका जी-कैप जैसे फाइटर जेट प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कई देश, खासकर यूरोपीय देश भी शामिल है। इससे भविष्य में F-47 को खरीदार नहीं मिलेंगे और हथियार इंडस्ट्री से अमेरिका का दबदबा भी टूटेगा। इसके अलावा F-47 खरीदने वाला कोई नहीं रहेगा, जो एक भारी बजट वाला प्रोजेक्ट है। यदि जापान F-47 को चुनौती देता है तो जी-कैप की विश्वसनीयता और भविष्य दोनों खतरे में आ सकते हैं, क्योंकि इसके विपरीत अगर जापान जी-कैप को प्राथमिकता देता है तो
तो यह अमेरिका को एक कूटनीतिक झटका हो सकता है, खास करके तब जब अमेरिका ने उसे क्वाड और इंडो पैसिफिक के मुख्य स्तंभों में से एक माना है। जी कैप के तहत जापान को भारी निवेश करना होगा। इसका बजट अनुमानतः 40-50 अरब डॉलर के बीच हो सकता है, जिसको लेकर जापानी संसद में इस प्रोजेक्ट की आलोचना भी होती रहती है, खासकर जब देश बढ़ती महंगाई, सामाजिक कल्याण, बजट के संकट से जूझ रहा है। वहीं F-47 में भागीदारी अमेरिका द्वारा ऑफसेट्स और फंडिंग इंसेंटिव्स के साथ आ सकती है, जो डिप्लोमेटिक नजरिए से आसान विकल्प हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में नुकसानदेह साबित होगा। लिहाजा जापान का ये फैसला उन सभी देशों के लिए उदाहरण बनेगा जो अपनी रक्षा जरूरतों के लिए अमेरिकी या यूरोपीय मॉडल के बीच झूल रहे हैं। भारत भी एमका जैसी परियोजनाओं में आत्मनिर्भरता और विदेशी तकनीक के संतुलन के तलाश में है। अगर जापान जी कैप जैसे मॉडल में बना रहता है तो ये भारत को भी वैश्विक रक्षा गठजोड़ों में ज्यादा स्वतंत्र और संतुलित रणनीति अपनाने को प्रेरित कर सकता है। खैर, अब बात करें भारत की, तो भारत ने अब एमका की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है और एमका एक 25 टन वजनी ट्विन इंजन मल्टी रोल स्टील्थ फाइटर जेट है, जो हवाई श्रेष्ठता, डीप स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे मिशनों में उत्कृष्टता स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया। ये विमान भारतीय वायुसेना के पुराने विमानों से ज्यादा अलग होगा और इसका रणनीतिक महत्व होगा। बात करें, वैसे तो एमका की शुरुआत 2010 में ही हुई थी, लेकिन इसकी काफी चुनौतियां हैं और चुनौतियों के बाद एमका कब तक हल होकर जमीनी तौर पर आ पाएगा, ये अभी से कहना मुश्किल है। भारत ने सबसे पहले HAL की मारुत की शुरुआत करी थी और आज एमका की बात हो रही है। हालांकि कहा जा रहा है भारत के मिलिट्री चीफ के द्वारा कि ये जो प्रोग्राम होगा, ये प्रोग्राम बहुत ही अलग होगा और काफी बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है। खैर, अगर बात करें जापान की ना, तो ये जो जापान को रोकने की परिस्थितियां आप देख रहे हैं ना, ये पहले भी हुआ है। जापान दरअसल एक फाइटर जेट बना रहा था 1980 के दशक में, मित्सुबिशी F2, जो जापान का एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जिसे मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री और अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने मिलकर विकसित किया। ये विमान जनरल डायनेमिक्स F-16 फाइटिंग फाल्कन का एक एडवांस वर्जन है, जिसे जापान की विशिष्ट रक्षा जरूरतों के लिए अनुकूलित किया गया है। F2 को जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के लिए डिजाइन किया गया। दरअसल अपने पुराने F-1 लड़ाकू विमान को बदलने के लिए 1980 में एक प्रोग्राम शुरू किया था जापान ने, और जापान ने कहा था हम एक स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाएंगे, जिसका नाम FSX रखा गया था। फाइटर सपोर्ट एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट को मित्सुबिशी X3 का नाम दिया गया था। जापान का टारगेट था कि वो एक एडवांस तकनीक का उपयोग करके एक ऐसा विमान बनाए जो मित्सुबिशी A6M0 की तरह उसकी रक्षा और एरोस्पेस इंडस्ट्री का प्रतीक बने। हालांकि अमेरिका ने इस स्वदेशी प्रोजेक्ट पर दबाव डाला, क्योंकि उसे डर था कि जापान का स्वतंत्र विमान अमेरिकी हथियारों के बाजार को प्रभावित कर सकता है। साथ ही एक पूरी तरीके से नया विमान विकसित करने की लागत और तकनीकी चुनौतियां भी बहुत अधिक थी। 1987 में जापान और अमेरिका ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसमें F-16 फाइटिंग फाल्कन के डिजाइन को आधार बनाकर एक नया विमान विकसित करने की फैसला लिया गया। इस प्रोजेक्ट में लागत का 60% जापान, 40% अमेरिका ने वहन किया। मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री मुख्य रूप से ठेकेदार बना, जबकि लॉकहीड मार्टिन ने तकनीकी सहायता दी। F2 का पहला प्रोटोटाइप 1995 में उड़ा और इसका उत्पादन 1996 में शुरू हुआ। पहला विमान 2000 में JSDF में शामिल किया गया। कुल 98 विमान इसमें बनाए गए, जिसमें 61 सिंगल सीट F-20A और 21 टू सीट F-20B ट्रेनर संस्करण थे। तो अमेरिका ने पहले भी ऐसा काम किया है, एक बार फिर से ऐसा करता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।